देखो 11 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं और 11 उम्मीदवार कुछ तो यहाँ के लोकल है, कुछ यहाँ के बाहर के हैं। कुछ लोगों का मतलब यहाँ जनाधार है, कुछ लोगों के जनाधार न होते हुए भी उन्होंने टिकट डलवाए हैं। अच्छा, ऐसे कई लोग हैं जो हौसे नौसे गौसे खड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन जो मेन भिड़ंत है, जो मेन पार्टियों से है, मतलब यानी जैसे हमारी नेशनल पार्टियाँ है, कांग्रेस है, बीजेपी है और बीएसपी है, इन तीनों मतलब यानी इसमें भिड़ंत होगी। सत्ता संग्राम, विदर्भ के इस सत्ता संग्राम में जो पूरी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोशो जुनून से प्रचार में लगी है और महाराष्ट्र में कौन सी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी और किस वजह से और किस लाइन पर वो लोगों की समस्या सॉल्व करेगी। आज हम उमरेड विधानसभा में है, जो एक शेड्यूल कास्ट आरक्षित विधानसभा है। आज हम बहुजन समाज पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार है भीमराव गजभिये जी, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और वो किन मुद्दों के साथ इस उमरेड के विधानसभा में और इस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वो जा रहे हैं। आपका स्वागत है। हम देखते हैं कि उमरेड विधानसभा ये एक काफ़ी पिछड़ी हुई विधानसभा है और एक शेड्यूल कास्ट आरक्षित विधानसभा है और काफ़ी मुद्दे जैसा बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गया, या फिर जो उमरेड विधानसभा के अंदर जो नागरिक आते हैं उनकी रोजमर्रा की काफ़ी समस्या है। इसमें किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? आपने जो सवाल पूछे हैं उस सवालों का जवाब तो मैं यही दूंगा कि ये मुद्दे तो बहुत मुद्दे हैं, इतने ही मुद्दे नहीं हैं। जो आप बोल रहे हैं कि खनन माफिया का मुद्दा है, रेत माफियाओं का मुद्दा है, ऐसे कई माफिया है, भू माफियाओं का मुद्दा है। और यहाँ सबसे ज़्यादा एमआईडीसी, एक एमआईडीसी यहाँ पर है, एक एमआईडीसी भिवापुर में, एक एमआईडीसी छोटे से कुही में है। उमरेड की विधान एमआईडीसी पूरे महाराष्ट्र में फेमस है। हाँ, तो उमरेड में जो एमआईडीसी है, तो स्थानिक लोगों को रोजगार मिलता है उस एमआईडीसी में? स्थानिक लोगों को रोजगार लाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट या ठेके पर जो आदमी मिलते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट या ठेके पर आदमी वो लेते हैं, परमानेंट रोजगार नहीं देते हैं। जब चाहे तब मतलब यानी उनको निकाल देते हैं और फिर मतलब अपने ही लेवल के लोग, जो अपने पहचान के लोग, चाहे फिर वो बाहर के हो या फिर कहीं और के हो, तो उनको वो रोजगार उपलब्ध करा कर देते हैं। तो परमानेंट जॉब होना चाहिए। कोई भी इसका सॉल्यूशन जो है, यहाँ जो नौकरी कर रहा है, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको परमानेंट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। आपके पास क्या है आपके मैनिफेस्टो में? जैसा देखिए 2014 में हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने रुक्षदास बंसोड़ साहब ने सेकंड नंबर पर आकर सबको चौंका दिया इसी विधानसभा से। यानी उन्हीं के आगे अगर से देखते हैं हम लोग तो जो सुधीर पारवे जी थे वो नंबर 1 पे जीते और हम देखते हैं कि 2019 में बसपा तीसरे नंबर पे चली गई। यानी 2014 में सेकंड नंबर पर और 2019 में तीसरे क्रमांक पर। अभी 24 है, तो क्या पहले नंबर पर आने की संभावना कितनी है और जीतने की संभावना कितनी है? और क्या मुद्दे रहेंगे जिस बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, परमानेंट चीजों की बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो आरक्षण का मुद्दा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, 5 जज के जजमेंट है। तो वो मुद्दा काफ़ी देश लेवल पर मतलब वर्गीकरण का, हाँ, वर्गीकरण का, जिसमें SC ST जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण करके उसको डिवाइड करना है। तो जो लोग इस आरक्षण में जो वंचित रहे हैं, उनका कहना है कि जो लोग आरक्षण से वंचित रहे हैं उनको प्राथमिकता देकर इसका वर्गीकरण करके वो उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो वर्गीकरण होगा, उस वर्गीकरण में जो परसेंटेज लोगों को बांटे जाएंगे, आज हमें महाराष्ट्र में 13% SC को मिलता है और केंद्र में 15% मिलता है। अगर ये डिवाइड करेंगे, किसी को 1%, किसी को 2%, किसी को 5% या किसी को 0.5 या किसी को 1% ऐसे करेंगे, तो जो कंपटीशन के लिए मतलब ज़्यादा सीटें मिलती थी, जैसे 13% मिलती थी या 15% मिलती थी, उसमें अगर एक समाज में अगर यानी उतने अगर यानी लोग अगर ब्रिलियंट है, चाहे फिर वो किसी भी मतलब यानी जाति का क्यों ना हो, अगर ब्रिलियंट है तो वो 13% में भी मतलब यानी पूरा खींच कर ला सकता है। वो परसेंटेज मतलब उसका समाज का बढ़ सकता है। तो ये बड़ी कंपटीशन छोड़ के ये छोटे छोटे मतलब इसमें विभाजित होकर ये मतलब हम लोगों की मतलब
संख्या जो है कम कराना चाहते हैं। आप खुद एक सरकारी महकमे में काम किया आपने, आपने चीजों को समझा है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का आपको नॉलेज है, किस तरीके से सॉल्यूशन देखते हैं जो समस्या है उमरेड की, उसका समाधान किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो समस्या काफ़ी है, लेकिन बहन जी ने जिस प्रकार से उस समस्या का निपटारा किया, जब बहन जी की सरकार बनी थी, तो सबसे पहली प्राथमिकता दी थी उन्होंने कायदा सुव्यवस्था। और हमारे क्षेत्र में जो है इस तरह का जो वातावरण है अगर पैदा होता है तो सबसे पहले कायदा सुव्यवस्था जरूरी है। यानी कुछ वकीलों को बनाने की पहल करेंगे आप? हाँ। विधानसभा से जीत के जाएंगे तो हम देखते हैं कि जुडिशरी में पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग काफी तहत यानी मेजोरिटी पर है, तो आप अपने विधानसभा से क्या तरीके से प्लानिंग करते हैं कि जुडिशरी में लोग बढ़े, मीडिया में लोग आए? कांशीराम जी हर चीज में, हर छोर में लोगों को इंटेलेक्चुअल फौज चाहते थे, इस तरीके से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आप? हाँ, प्लानिंग हमारा जो है वो उसी तरह से रहेगा। अगर हम जुडिशरी या फिर कायदा सुव्यवस्था जो रखने के लिए जो काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग जितना भी मतलब यानी ट्रेनिंग प्रोसेक्शन है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, जहाँ पे मतलब यानी जो फोर्स तैयार करने के लिए जो ट्रेनिंग होना चाहिए, या फिर एडवोकेट तैयार करने के लिए जो ट्रेनिंग होना चाहिए, या इंटेलेक्चुअल मतलब पैदा होने के लिए जो ट्रेनिंग होना चाहिए, उस ट्रेनिंग का मतलब फार्मूलेशन करने का प्लान कर रहे हैं। हमारे माइंड में है कि गरीब जो बच्चे हैं जो बहुत अच्छे ब्रिलियंट है और लेकिन उनको सुविधा नहीं मिली है, उस अभाव के कारण वो कंपटीशन में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को यहाँ उमरेड क्षेत्र में सुविधा लाने की प्रयास करेंगे और उनको अच्छे से ट्रेनिंग देकर कंपटीशन में उतारने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बच्चे गरीब है उनको गवर्नमेंट से जो सुविधा मिलती है या गवर्नमेंट से जो सहायता मिलती है, उस सहायता को पूरे देने का हम कोशिश करेंगे। हम देखते हैं देश में जातिवाद हावी हो रहा है, एक पक्षपात की एक लहर भी हम देखते हैं, जेनोसाइड होता है, यानी बस्तियां जलाई जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार से हमेशा न्यूज आती है, महाराष्ट्र में भी कुछ एरिया में हमने ये देखा है कि जातीयता अभी भी फैली है। इलेक्शन के दौरान आपको कुछ महसूस हुआ कि जातीयता आपके यानी उमरेड की विधानसभा में भी आप कुछ महसूस कर पा रहे हैं कि, और एक साइंटिफिक टेम्पर बनाने के लिए आप क्या पहल करेंगे? नहीं, ये मुद्दा जो है सदियों से चलता आ रहा है और ये मुद्दा इतने जल्दी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक जातिवाद रहेगा तो थोड़े थोड़े मुद्दे तो आते रहेंगे। लेकिन बाबा साहब ने ऐसी खुटी गाड़ दी है, ये जातिवाद मतलब यानी ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। अब पहले जैसा नहीं रहा, जो पहले मतलब यानी बहुत सारा जातिवाद था, लोगों के मतलब अपने अन्याय अत्याचार ज़्यादा बढ़ता था, लेकिन आज वो नहीं है। उमरेड क्षेत्र में तो मैं नहीं देख रहा हूँ इतना सारा मतलब यानी अन्याय अत्याचार नहीं होता है, भाईचारा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लोग हमारे साथ भी आ रहे हैं, सब लोगों के साथ में आ रहे हैं, सारे कम्युनिटी के लोग, यानी लोग एजुकेटेड लोगों को वेलकम कर रहे हैं। हाँ, आपके विधानसभा क्षेत्र में अनपढ़ लोग कम है, अब पढ़े लिखे लोगों के कारण, यानी पढ़े लोगों के हाथ में भविष्य है, और ये लोग जो है अच्छे सुशिक्षित होने के कारण जाति भेद से थोड़ा दूरी है। 11 लोगों ने नामांकन वापस लिया, तो अभी जो पिक्चर है एकदम क्लियर हो गई। ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है, जो विधानसभा के जो वोटर्स है वो आपको क्यों चुने? यानी बीएसपी के पास उमरेड की समस्या का समाधान क्या है? देखो, 11 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं और 11 उम्मीदवार कुछ तो यहाँ के लोकल है, कुछ यहाँ के बाहर के हैं, कुछ लोगों का मतलब यहाँ जनाधार है, कुछ लोगों के जनाधार न होते हुए भी उन्होंने टिकट डला है। अच्छा, ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो हौसे नौसे गौसे खड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन जो मेन भिड़ंत है, जो मेन पार्टियों से है, मतलब यानी जैसे हमारी नेशनल पार्टियाँ है, कांग्रेस है, बीजेपी है और बीएसपी है, इन तीनों मतलब यानी इसमें भिड़ंत होगी। और पुराने जो है, जो जैसे सुधीर पारवे जी हैं, पुराने हैं खिलाड़ी, वो कुछ ना कुछ करेंगे इलाज। फिर हमारे संजय मेश्राम जी हैं, वो भी पुराने, वो भी आईआईटी से है, वो भी एक पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे। और मैं भी एक नया मतलब यानी एमटेक किया हुआ इंसान हूँ और मैं भी इस एरिया का हूँ और मेरे भी मतलब जान पहचान बहुत है, मैं भी जनता के पास जा रहा हूँ और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने मतलब मतदारों में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यानी अप्रोच करके मैं भी मतलब उनके वोट हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि कौन बाजी मारेगा। अंत में मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि बीजेपी और कांग्रेस का आपने जिक्र किए, उनके उम्मीदवारों के नामों का आपने जिक्र किया, उनके पास मीडिया है, संसाधन है, पर आज आईटी युग में बीएसपी इन सब चीजों को किस तरीके से देखती है?
आज आप विधानसभा में उम्मीदवारी एक अधिकृत उम्मीदवार है। आप इस टेक्निकल युग में, आईटी के युग में अपने वोटर्स को किस तरीके से लुभाने का कोशिश कर रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन की तरफ कैसे जा रहे हैं आप? देखिए, मीडिया का इस्तेमाल जो है हम लोग भी कर रहे हैं। जैसे आप हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये तो आप सर्कुलेट मतलब हो ही जाएगा, फॉरवर्ड तो हो ही जाएगा, जनता तक तो पहुंच ही जाएंगे। उसके अलावा भी हमारे पास में सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सारी मीडिया है। उसमें हमारे जितने भी मतलब है जनता का संपर्क होगा तो उसको हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जितने ज़्यादा हो सके तो हम लोग फेस टू फेस, मैन टू मैन अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। और हमने अभी तक कोशिश भी की है। अभी तक हमने पूरे विधानसभा में उमरेड, भिवापुर, कुई, बेला सर्कल में हम लोगों ने अप्रोच की है। शाहू महाराज मेड़ावे लगाए हैं और बाद में फिर महिला मेड़ावे लगाए हुए हैं। तो इस माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी जनता तक मतलब ने अप्रोच किया हुआ है और हमें अच्छा प्रतिसाद भी मिला है। हमने भिवापुर में भी प्रोग्राम लिया, मांडड़ में भी प्रोग्राम लिया, कुई में भी लिया, सिरसी में भी लिया, बेला में भी लिया और उमरेड में 2 बार हुए। और एक वेल एजुकेटेड, वेल थिंकर है जो प्रबुद्ध नागरिक है। हाँ, प्रबुद्ध नागरिक है। या मान्यवर कांशीराम जी ने जिस तरह से हमें पैदा किया, मिशनरीज पैदा किया, उस तरह से हम अगर यानी सोच लेकर अगर समाज में जाते हैं या अदर समाज में भी जाते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, तो लोग हमारे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा उम्मीदवार इस विधानसभा के लिए प्राप्त हुआ है तो उसके पीछे मतलब है ना जनता खड़ी होने की कोशिश कर रही है और हो जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि भविष्य में जो पुराने लोगों को तो उन्होंने परखा है, अब इस बार नया चेहरा परखने के मूड में है, ऐसा मुझे लगता है। बहुजन समाज पार्टी आशा की बात कर रही है, जीत की बात कर रही है। महाराष्ट्र में अभी तक खाता नहीं खुला, लेकिन इसी विधानसभा में सेकेंड रनर अप भी बहुजन समाज पार्टी रही और महाराष्ट्र की काफी सीटों पर वो सेकेंड और थर्ड और फोर्थ नंबर पे रही। इस बार 2024 में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें आती है। ये एक देखने वाला 23 तारीख को लोग इसकी राह देख रहे हैं। हम बात कर रहे थे, हमसे रूबरू हो रहे थे भीमराव गजभिये जी। हम कोशिश करेंगे इनकी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। उमरेड में क्या क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन क्या क्या हो रहा है, आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए आवाज़ से।